हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12 ऑफ वेव्स और या तरंग। आज हमारा है सारांश यानी समरी। जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं समरी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट जाना है। और साथ ही साथ हम इसको पॉइंट वाइज समझेंगे, जो भी हमने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो जाना है। और उसके साथ ही आप ये देखेंगे कि हम ये भी कवर करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो हमने कौन से पार्ट की वीडियो में उसको कवर किया है, ताकि अगर आपको उस पॉइंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस पार्ट की वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था कि यांत्रिक तरंगे, तो हमने सबसे पहले यांत्रिक तरंगों की शुरुआत की थी, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो बेस था वो यांत्रिक तरंगों पर ही बेस था। ठीक है, क्योंकि तरंगे काफी टाइप्स की होती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ यांत्रिक तरंगों के बारे में चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो यांत्रिक तरंगे जो होती है वो द्रव्यात्मक माध्यमों में विद्यमान रह सकती है तथा न्यूटन के गति के नियमों का पालन करती है। यहाँ पे हमने देखा था यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जो उसके लिए कि जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जो है हमें होती है। इसके साथ ही फिर हमने देखा यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में जो है दोलन करते हैं, परपेंडिकुलर जो है वो ट्रेवल करते हैं। ओके, दूसरी जो हमने तरंग वेव देखी थी, ओके, ये हमने पार्ट 1 में कवर किया है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंग होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गमन करते हैं। तो यहाँ पे कैसे गमन करते हैं, अनुदिश वो गमन करते हैं। फिर हमने देखा कि प्रगामी तरंग क्या होती है। प्रगामी तरंग वह तरंग होती है जो माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करती है, यानी वो एक ही दिशा में जो है ट्रेवल करती रहती है और आगे आगे बढ़ते जाती है, उसे हम कहते हैं प्रगामी तरंग। ठीक है, तो ये सब हमने पार्ट 1 में देखा है, और जो प्रगामी तरंग था वो हमने पार्ट 2 में कवर किया है। उसके बाद हमने देखा था कि जो तरंग होती है, तरंग के लिए हमने एक समीकरण देखी थी, राइट। समीकरण थी y इज इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये इक्वेशन आपको यह इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, जो कि हमने एक तरंग के लिए इक्वेशन पढ़ी है। फिर हमने देखा कि किसी भी प्रगामी तरंग में जो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तरंगदैर्घ्य जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, या वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य जो होती है वो किन्हीं दो ऐसे क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होती है जो किसी कण पर समान कला में होते हैं। तो जैसे कण, सॉरी, किसी क्षण पर, ओके, जैसे क्षण पर होते हैं। यानी हमें देखा तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जो कि किसी समय समान कला में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हमने तरंगदैर्घ्य देखा था। ठीक है, इसको हमने डायग्राम में समझा था कि तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है, हमारे पास मान लो कोई वेव है, जैसे वेव। तो इस वेव में जो दो कण मान लेते हैं एक कण हमारे पास ये वाला कण है, ओके, दूसरा जो कण हमारे पास है वो ये वाला कण है। तो दोनों को हम देख सकते हैं कि दोनों समान कला में, तो इनके बीच जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसको ही हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। उसके बाद हमने जाना कि अप्रगामी तरंगे क्या होती है। सॉरी, दिस इज नॉट अप्रगामी तरंग, दिस इज प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंगों के लिए दो क्रमागत निस्पंदों या प्रस्पंदों के बीच की दूरी के दोगुने के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा है पार्ट 2 में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था आवर्तकाल किसे कहते हैं। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। आवर्तकाल को उस समय द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसमें माध्यम का कोई अवयव अपने एक पूरा दोलन करता है, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ कि जो भी तरंग होती है उसका एक दोलन, एक सेकंड में उसने दोलन कितना पूरा करा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक उसका क्या हो जाएगा, एक दोलन यहाँ पे पूरा हो जाएगा उस तरंग का, तो इसको हम कहेंगे कि उसका ये आवर्तकाल है। इसका फॉर्मूला में देखा था, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसके साथ ही हमने देखा है किसी तरंग की जो आवृत्ति, जिसको हम लिखाते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/t होती है, यानी कि जो आवृत्ति और आवर्तकाल होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद हमने देखा आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में संबंध, दैट इज म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये हमने कवर किया है पार्ट 3 में। हमने देखा कि प्रगामी तरंग की चाल क्या होती है। प्रगामी तरंग की चाल दैट इज v इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि v इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा अपॉन टी। इसके बाद हमने देखा कि किसी तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल उस डोरी के गुणों से निर्धारित होती है। ठीक है, यानी उस डोरी के क्या क्या गुण है उससे हमें पता चलेगा कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल कैसे होगी।
यदि किसी डोरी में तनाव T होता है, मान लो कोई डोरी है जिसमें कि टेंशन जो है T है और दूरी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, तो उस डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी? यानी किसी भी एक डोरी में ये क्वालिटी जब होती है तो उसकी जो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी उसकी चाल जो होती है वो हमें फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने कवर किया था पार्ट थर्ड में। उसके बाद हमने देखा था कि ध्वनि तरंगे, जिसे हम अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकती है अनुदैर्ध्य तरंगे। यदि किसी माध्यम का आयतन प्रस्थास्था गुणांक पी हो जाए और घनत्व जो है रो हो जाए, तो उसे माध्यम में ध्वनि तरंगे जो चाल होती है, ध्वनि तरंगे जो चाल होती है वो होती है v बराबर अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो। ये हमने पार्ट 5 में देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि धातु की छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी यहाँ पे v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो। धातु के लिए इस तरह के यहाँ पे फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमने गैस के लिए पढ़ा था। गैस के लिए ध्वनि तरंग की जो चाल थी वो लाप्लास संशोधन के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल्स टू दिस लैम्डा p अपॉन रो। सॉरी, दिस इज गामा। तो v इज इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा p रो। ये हमने देखा था पार्ट 6 में, जहां पे हमने पढ़ा था लाप्लास संशोधन के बारे में। उसी लाप्लास संशोधन में हमें देखा था कि गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है। फिर हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो या अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ गमन करती है, तब माध्यम के किसी अवयव का विस्थापन प्रत्येक तरंग विस्थापन का बीज गणितीय योग होता है। ठीक है, यानी जो हमें परिणामी तरंग मिलती है उसका जो विस्थापन होता है वो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स माइनस वी टी। हमने यहाँ पे व्यतिकरण देखा कि व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि एक ही दूरी पर गमन करती दो ज्यावक्रीय तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब वो संकलन निरसन में होता है तो उसको हम व्यतिकरण की घटना कहते हैं। ये हमने देखा था पार्ट 7 में। फिर हमने ये देखा, यदि समान आयाम की तथा समान आयाम व समान आवृत्ति परंतु कला नियतांक के अंतर वाली दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके व्यतिकरण का परिणाम एक एकल तरंग होती है। इसकी आवृत्ति भी उनके समान होती है। तो कुछ इस तरह की आवृत्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि यहाँ पर हम देखें तो फाई बराबर 0 हो जाए, यानी कलांतर जो उनके बीच हो जाएगा वो 0 हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं 2 पाई हो जाए, तो वहां पर जो तरंगे होगी वो एकदम समान कला में रहेगी। तब उनका जो व्यतिकरण होगा वो समपोषी व्यतिकरण यहाँ पे कहा जाता है। इसी तरह से हमने देखा विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण हमें कब मिलता है? जब यहाँ पर कला का जो मान होगा वो पाई हो जाए, या फिर दिस इज पाई, यस, या फिर हम बोल के पाई हो जाए, या फिर पाई रेडियन का विषम गुणज हो, तब हम कहेंगे कि वहां पे विनाशी व्यतिकरण हमें देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि किसी प्रगामी तरंग का किसी दृढ़ परिसीमा या फिर बंद सिरे पर परावर्तन कला उत्क्रमण के साथ होता है, परंतु किसी खुली परिसीमा पर यह परावर्तन बिना किसी कला परिवर्तन के होता है। यानी इसके बाद हमने देखा था कि परावर्तन किस तरह से होता है। जब कोई तरंग किसी दृढ़ परिसीमा का सामना करती है तो वहां से उसका परावर्तन होता है। यदि परावर्तन कोई दृढ़ परिसीमा है तो उसके कालांतर में चेंजेस आएगा, लेकिन अगर खुली परिसीमा है तो वहां पे उसके कला में कोई भी परिवर्तन वहां पे नहीं आता है, और बिना ही कला में परिवर्तन के वो परावर्तित हो जाती है। किसी आपती तरंग के लिए हम देखते थे फॉर्मूला, दैट इज y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ओके, इसके बाद हमने देखा कि अगर दृढ़ परिसीमा है उससे परावर्तित तरंग होगी, तो उसमें हमें देखा था कि उसमें जो में परावर्तित तरंग होती है, क्योंकि उसके जो उसमें चेंज आ जाता है पाई, पे चेंज आ जाता है उसकी कला में, राइट। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था उसके लिए, दैट इज माइनस ए साइन की एक्स प्लस ओमेगा टी। इसी तरह से अगर खुली परिसीमा हमारे पास होती है तो वहां से जो परावर्तित तरंग निकल कर आती है वो आती है y इज इक्वल टू ए साइन की एक्स प्लस ओमेगा टू। सेम तरंग में मिलती है, बस उसके साइन में चेंज हो जाता है क्योंकि वो विपरीत दिशा में आती है आपती तरंग के। ये हमने कवर किया था पार्ट 8 में। उसके बाद हमने देखा था कि विपरीत दिशा में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से हमें प्रगामी तरंग मिलती है। यानी हमने डिस्कस किया था अप्रगामी तरंग के बारे में। अप्रगामी तरंग क्या होती है? जब दो तरंगे विपरीत दिशा में आती है, उनके बीच में व्यतिकरण होता है, तो वहां पे हम कहते हैं अप्रगामी तरंग। दोनों सिरों पर परिबद्ध, अगर दोनों सिरों पर
परिबद्ध तने डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज y is equals to 2a sin kx cos omega t. So this is the formula for अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव्स। अप्रगामी तरंग का लक्षण ये है कि इसमें शून्य विस्थापन के निश्चित अवस्थितियां, जिसमें हम निस्पंद कहते हैं, तथा अधिकतम विस्थापन जिसे हम कहते हैं प्रस्पंद होता है। यानी अप्रगामी तरंगों में क्या होगा? एक होता है निस्पंद और एक होता है प्रस्पंद। ये हमने पढ़ा है पार्ट 8 में। उसके बाद हमने देखा कि एल लंबाई की तनित डोरी जो दोनों सिरों पर क्या है? परिबद्ध है। दोनों सिरों से क्या है? वो परिबद्ध है। तो वहां पर जो हमें आवृत्तियां मिलेगी उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? दैट इज आवृत्ति हो जाएगी म्यू बराबर एन वी अपॉन 2 जहां पे एन की वैल्यू क्या है? 1 2 और 3 एक्सेट्रा। इस संबंध से प्राप्त जो आवृत्तियों का हमें सेट मिलता है उसको हम कहते हैं प्रसामान्य विधाएं। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो प्रथम गुणावृत्ति वाली हो जाएगी। n बराबर 2 में हमें द्वितीय गुणावृत्ति की तरंग मिलती है। इसी तरह से सो ऑन चलता रहता है। दिस इज डिस्कवर्ड इन पार्ट 8। फिर हमने देखा कि एल लंबाई की कोई ऐसी नली है जिसका एक सिरा तो बंद है तथा दूसरा सिरा क्या है? खुला है। तो वहां पे किस तरह से आवृत्ति होगी? उस तरह से आवृत्ति होगी म्यू बराबर एन प्लस 1/2 म्यू अपॉन 2l, और जहां पे एन बराबर है 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों सिरों से जो परिबद्ध एल लंबाई की तने डोरी या फिर एक सिरे से बंद और दूसरे सिरे से खुले या फिर दोनों सिरों पर मुक्त वायु कॉलम जिन नियत आवृत्तियों से कंपन करते हैं उन्हें इन निकायों के प्रसामान्य विधा कहते हैं। इनमें से प्रत्येक आवर्ती निकाय की अनुनाद आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये हमने कवर किया था पार्ट 9 में। और फिर हमने एट द एंड ये पढ़ा था विस्पंद यानी बीट्स क्या होती है। तो विस्पंद तब उत्पन्न होते हैं जब बहुत कम अंतर की दो आवृत्तियां जो होगी तथा की तरंगे एक साथ संसूचित की जाती है। यानी एक ही समय में जब हमारे पास बहुत कम अंतर वाली दो आवृत्तियां ट्रेवल करती है किसी माध्यम में, तो हम वहां पे कहते हैं कि वहां पे क्या हो जाएगा? विस्पंद उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज म्यू बीट इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 10 में। सो एट द एंड हम यहाँ पे देखते हैं कुछ भौतिक राशियां जो कि हमने इस चैप्टर में यूज करी थी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तरंग का प्रतीक क्या होता है? लैम्डा। इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल, क्योंकि ये एक तरह की लंबाई ही होती है। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। एक ही क्षण पर समान कला के दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग यानी वेवलेंथ। संचरण नियतांक जिसको हम प्रदर्शित करते हैं k से, इसकी विमा होती है l टू द पावर -1 पर मीटर एंड k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसका फॉर्मूला हो जाता है। तरंग चाल से हम निकालते हैं v से, फॉर्मूला हो जाएगा जो चाल का होता है वही इसका हो जाएगा l टू द पावर l अपॉन t बोल सकते हैं इसको। और मीटर पर सेकेंड, इसका जो एक हमें पे वो निकल के आता है फॉर्मूला, दैट इज v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। विस्पंद की जो आवृत्ति होती है वो होती है म्यू बीट। इसकी जो विमा होती है वो होती है पर टाइम, पर टी एंड पर सेकेंड। दो निकट आवृत्तियों के अध्यारोपित तरंगों की आवृत्तियों का अंतर होता है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा तो आपके लिए टेबल को समझना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समरी के साथ हमारा इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू।